हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक यार। वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज का मेरा टॉपिक है स्टेरलाइजेशन के बारे में, जो कि ये मेरा बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इस सीरीज़ में, और मैंने आप प्रीवियस में 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा 4th वीडियो है स्टेरलाइजेशन के बारे में, तो प्लीज़ आप इसको समझिएगा अच्छे से। मैंने अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है ड्राई हीट में बता चुका हूँ, ड्राई हीट के द्वारा कैसे स्टेरलाइजेशन करते हैं। अभी मॉइस्ट हीट वाली सीरीज़ चल रही है। मॉइस्ट हीट में मैं आपको बता चुका हूँ कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा स्टेरलाइजेशन मेथड यूज़ होता है। अब बेटा हम समझेंगे कि अबाव 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जब टेम्परेचर पे हम स्टेरलाइजेशन करते हैं तो वो कौन सी मेथड कहलाती है और वो मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा मॉइस्ट हीट में जो सबसे रिलायबल और सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाली मेथड अगर कोई है तो वो है ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेविंग है ना, ऑटोक्लेव मशीन है, और जो हम करते हैं प्रोसीजर उसको ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। ऑटोक्लेव के द्वारा बेटा हम स्टेरलाइजेशन करते हैं मॉइस्ट हीट का, जो कि बहुत यूज़फुल और बहुत कारगर प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल समझते हुए चलेंगे। प्रिंसिपल समझने के बाद हम समझेंगे कि कितने कितने टेम्परेचर्स पे इसको रख के स्टेरलाइज करते हैं और इसका प्रोसीजर समझेंगे, है ना। पहले देखते हैं प्रिंसिपल कि ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है बेटा, इसको लिखा हुआ भी है, समझते जाना, मैं पढ़ता हूँ समझाते जाऊँगा इसको। स्टीम अबाव 100 डिग्री सेल्सियस और सैचुरेटेड स्टीम हैज़ a better killing power than dry heat. Steam above 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्टीम जो अंदर भाप बन रही है किसी चैम्बर में, हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टेरलाइजेशन कर रहे हैं। मॉइस्ट की बात आई यानी मॉइस्चर आया, मॉइस्चर यानी कि नमी। अब नमी की बात हो रही है तो नमी आने के लिए पानी होना ज़रूरी है वहाँ पर, है ना, लिक्विड कंटेंट होना ज़रूरी है। तो लिक्विड कंटेंट रहेगा यहाँ पर और स्टेरलाइजेशन करेंगे हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए। ऑटोक्लेव ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपका घर में हो गया कुकर। कुकर देखा है ना, दाल चावल कोई भी चीज़ हम पकाते हैं उसमें उबालते हैं तो अंदर क्या बन रहा है, कुकर का ढक्कन लगा दिया, सीटी लगी हुई है, अंदर क्या हो रहा है, पानी के साथ साथ अंदर स्टीम बन रही है और सीटी बजती है, उसकी विसिल बजती है और स्टीम निकल जाती है और वापस टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर से मतलब अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। अगर विसिल नहीं बजेगी, उतना भाप बाहर नहीं निकलेगी उसकी स्टीम, तो क्या होगा, कुकर फट जाता है। ऐसी कंडीशन में देखा होगा आपने, कुकर फट जाते हैं, सुनने में आता है। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि स्टीम नहीं निकल पा रही है ना, अंदर से स्टीम नहीं निकल पा रही है और अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि कुकर उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया और कुकर फट गया, है ना। इस तरीके से स्टेरलाइजेशन में भी हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कुकर के जैसे नज़र आता है, पर वो आपका घर का कुकर नहीं होता है, वो लेबोरेटरी का कुकर। मैं आपको हिंदी में समझाने के लिए और जनरल लैंग्वेज में समझाने के लिए कुकर बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके थ्रू भी हम स्टेरलाइजेशन करते हैं। वैसा ही एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये भी, है ना। उसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी विसिल्स लगी होती हैं, पर इलेक्ट्रिकली ही चलता है। हम उसको किसी गैस या स्टोव पे नहीं रखते हैं, आग नहीं जलाना पड़ता हम उसको गर्म करने के लिए। ये इलेक्ट्रिकली ये हीट अप होता है और ये स्टेरलाइजेशन की प्रोसीजर होती है, अंदर स्टीम बनती है। समझाऊंगा मैं अभी आपको आगे। अभी पहले इसका प्रिंसिपल समझ लो। स्टीम अबाव 100 डिग्री सेल्सियस और सैचुरेटेड स्टीम हैज़ अ बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट। सैचुरेटेड एक यानी कि संकुचित एक अंदर से छोटी जगह पे स्टीम बन रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है और उसका दायरा कम है स्टीम का, पहली बात तो बाहर जाने का, और उसी जगह पे जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बनते जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टेरलाइजेशन होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है इसकी किलिंग की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। स्टीम हैज़ अ बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट। स्टीम के पास एक बेटर किलिंग पावर होती है ड्राई हीट के कंपैरिजन में। जो स्टीम या मॉइस्ट हीट होता है बहुत अच्छे से किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्यों, हम समझेंगे आगे। बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टिबल टू मॉइस्ट हीट एज बैक्टीरियल प्रोटीन कोगुलेट्स रैपिडली। इसमें होता क्या है एक्चुअली, बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टिबल टू मॉइस्ट हीट एज बैक्टीरियल प्रोटीन कोगुलेट्स रैपिडली। इसमें क्या होता है कि हम इतनी स्टीम पैदा करते हैं, इतना प्रेशर इसका जनरेट होता है, प्रेशर बनते जाता है, इतना प्रेशर बनता है, इतनी गर्मी होती है अंदर, इतनी गर्मी होती है कि क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होता है, हर लिविंग चीज़
लिविंग चीज़ से मतलब बैक्टीरिया या ह्यूमंस जो भी हो गए कैसे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, है ना, किसी न किसी तरीके के प्रोटीन से बने हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन से बना है बैक्टीरिया। तो प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होता है, इतना हम स्टीम बनाते हैं बेटा कि ऑटोक्लेव क्या करता है, उस प्रोटीन को अगर मैं आपकी भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोगुलेट यानी कि उसको पका देता है। समझ में आई मेरी बात? स्टेरिलाइजेशन में क्या हो रहा है, ऑटोक्लेव के समय बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है अंदर वो पक जा रहा है, यानी कि वो जम जा रहा है, कोगुलेट हो जा रहा है। अब प्रोटीन पक गया है ना, प्रोटीन पक गया, वो कुक हो गया है ना, अगर मैं इसको अगर ऐसी लैंग्वेज में बोलूं तो वो कुक हो गया यानी वो कोगुलेट हो गया। अब प्रोटीन ही जम गया, बैक्टीरिया के अंदर का स्ट्रक्चर ही जम गया, जब वो पक ही गया तो वो अब किस मतलब का, यूज का। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कि अगर वो पक ही गया अब वो, तो वो किस मतलब का, यूज का। अगर जैसे कि मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं अलग, कि मैंने एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी मूंग दाल, है ना, स्प्राउट्स भिगाए मैंने, है ना, स्प्राउट्स करे, यानी उसकी कोम निकलती है ना, चने को भिगाते हैं, स्प्राउट्स बनते हैं, खाते हैं हम उसको ना, जिम करने वाले बहुत यूज़ करते हैं उसको, स्प्राउट्स को खाते हैं, नेचुरल प्रोटीन सोर्स होता है। वो स्प्राउट्स को जिसमें से कोमें निकल गई हैं, बीजों में से कोम निकल गई हैं, है ना, भिगो के रखते हैं उसको, भिगो के रखने के बाद पानी में पानी फेंक देते हैं और 2 से 3 दिन में क्या होता है, उसमें कोमें निकल जाती है, स्प्राउट्स निकल जाते हैं। वो अगर स्प्राउट्स को मैं ज़मीन में लगा दूं, मिट्टी में लगा दूं, तो वो पेड़ बनने लग जाएगा। क्यों बनने लग जाएगा? क्योंकि अभी वो लिविंग फॉर्म में ही है। मेरी चीज़ को जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। स्प्राउट क्या है, अभी लिविंग फॉर्म में है, वो पका नहीं है, तो वो अभी भी अगर मैं उसको मिट्टी में लगाऊं तो वो पहले तो वो सूख गया था, हमने फसल काटी, चना घर में आ गया, अभी ड्राई फॉर्म में है। वो चना जब तक कि मॉइस्ट नहीं होगा, जब तक कि उसमें से कोम नहीं फूटेगी, स्प्राउट नहीं निकलेगा, तब तक कि वो पेड़ नहीं बनेगा। ठीक है, अभी वो उसमें स्प्राउट हो गया है, वो है ना, लिविंग फॉर्म में आ गया है वापस अपने लिविंग स्टेट में, और उसमें से स्प्राउट निकल गया है। बैक्टीरिया भी अभी लिविंग फॉर्म में है और अपने प्रोटीन फॉर्म में है। स्प्राउट भी, चना जो है, पी भी जो है, ब्लैक पी या चिक पी क्या है, अपने लिविंग फॉर्म में है। पर अगर मैं उस चने को उबाल दूं, समझ में आ रही मेरी बात, अगर मैं उस चने को पका दूं या उबाल दूं तो क्या होगा, वो पक जाएगा। पकने के बाद अब वो लिविंग फॉर्म में नहीं है अपने, ठीक है, प्रोटीन तो है वो, पर प्रोटीन पक चुका है। अगर अब मैं उस चने को मिट्टी में लगाऊं तो चना पनपेगा नहीं, उससे पेड़ नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? उसी तरीके से बैक्टीरिया लिविंग फॉर्म में है, प्रोटीन है, वो जब तक कि उसका प्रोटीन पकेगा नहीं तब तक कि वो उसके लिविंग फॉर्म में नुकसान करता रहेगा। और जैसे ही मैंने उसके प्रोटीन को पका दिया गर्म करके ऑटोक्लेव के द्वारा, अब वो अपने लिविंग फॉर्म में नहीं है, अब वो मर चुका है, डेड फॉर्म में है। अब वो किसी तरीके का नुकसान आपको नहीं करेगा, अब वो पूरी तरीके से मर चुका है। ऑटोक्लेव भी ऐसे ही प्रोसीजर है बेटा, कि हम बैक्टीरिया के प्रोटीन को पका देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं, और बहुत जल्दी होता है ऑटोक्लेव प्रोसीजर से, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। अब वो अपने वैसे स्टेट में नहीं रहा कि वो आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन कर पाए। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सैचुरेटेड स्टीम कैन पेनिट्रेट पोरस मटेरियल इजीली। सैचुरेटेड स्टीम, जो यहाँ पे इकट्ठी जो स्टीम बनी है, सैचुरेटेड है, इकट्ठी वहाँ पे स्टीम बन रही है उतने से चैम्बर में, वो स्टीम क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, उसमें छेद करना या उसमें घुसना। ठीक है, पेनिट्रेट करना, तो ये क्या है, स्टीम किसी चीज़ में घुस के जाना, यानी पेनिट्रेट करते हुए जाना। तो स्टीम क्या कर रही है, घुस रही है किस चीज़ में, स्टीम कैन पेनिट्रेट पोरस मटेरियल इजीली। पोरस मटेरियल यानी कि जिसमें पोर्स हो, जिसमें छेद हो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे माइक्रो छेद हो, छोटे छोटे छेद हो, पोरस हो, ऐसे मटेरियल में स्टीम बहुत अच्छे से घुस सकती है। ठीक है, व्हेन स्टीम कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ कूलर सरफेस, और जब स्टीम को, यानी कि पानी गर्म किया हमने, आपने एक गंजी में पानी चढ़ाया, उसको आपने ऊपर ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ढक्कन रख दिया, पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया आपने गंजी में, और उबल रहा है, पानी उबल रहा है,
और उबल उबल के काय में टकरा रहा है, स्टीम बन रही है, अंदर भाप बन रही है और वो ढक्कन में टकरा रही है। नीचे से गर्म से आ रहा है, वो ऊपर ठंडे फॉर्म में। जैसे स्टीम आती है ढक्कन से मिलती है, ढक्कन उतना गर्म नहीं है, तो क्या होता है उससे टकराएगा वो और पानी की बूंदें टपक के वापस गंजी में ही गिरेगी, है ना। कभी भी आप ढक्कन उठाते हो गंजी में से जहाँ पे उबल रही है कोई भी चीज़, तो पूरा पानी होता है ना, पूरा गीला गलित रहता है ढक्कन, वेपर्स रहते हैं उसके। क्यों रहते हैं? क्योंकि ऊपर ठंडा हो गया है। मेरा बताने का मतलब ये है आपका, फिर से समझो, लाइन को सुनो। व्हेन स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूलर सरफेस, जब स्टीम यानी भाप कॉन्टैक्ट में यानी किसी कूलर यानी ठंडे सतह से आके मिलती है, इट कंडेंसेस टू वाटर, वो क्या होती है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो। अब जो भाप है ठंडी होकर, वाटर क्या है, भाप क्या है, पानी है, पानी से ही भाप बनी है, वही भाप अगर वापस ठंडी हो जाएगी तो फिर से पानी बन जाएगी। तो जैसे ही वो गर्म से अब ठंडे फॉर्म में आएगी तो फिर से वो पानी बन जाएगा और बूंदें टपकने लग जाएंगी ढक्कन से टकरा टकरा के। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? व्हेन स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूलर सरफेस इट कंडेंसेस टू वाटर, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड लिबरेट्स इट्स लेटेंट हीट, और इसका जो हीट है वो उसमें से निकल जाती है टू दैट सरफेस, उस सरफेस से क्या होता है हीट उसकी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 1600 ml ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 1600 ml ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कितनी स्टीम है? 1600 ml स्टीम है। बात को समझना मेरी, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1600 ml स्टीम है, वाटर नहीं है। कितना है? स्टीम है 1600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1600 ml स्टीम है। ml के अकॉर्डिंग, मिलीलीटर के अकॉर्डिंग क्या है? स्टीम इतनी बनी हुई है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी कितनी स्टीम बनी है? 600 ml आपकी स्टीम बनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडेंसेस इनटू 1 ml ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो 600 ml स्टीम बनी है वो कितने पे कंडेंस हो जाएगी? 1 ml वाटर वो पे कन्वर्ट हो जाएगी वो, ठीक है। 600 ml स्टीम है और जो कंडेंस होकर कितने ml वाटर पे बन जाएगा? वो 100 ml वाटर पे वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड रिलीजेस 518 कैलोरीज ऑफ हीट। और कितनी कैलोरीज, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? ये 518 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि सिंपल सा ये फंडा है कि स्टीम बनी, बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही है, और वो स्टीम बन के क्या होगा? जब उसको सैचुरेटेड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में आएगा तो वो ज़्यादा वाटर नहीं बनेगा। गंजी में पानी चढ़ाया, देख रहे हो आप भाप निकल रही, भाप निकल रही, भाप निकल रही, भाप निकल रही है ना। बहुत ज़्यादा आपको भाप निकलते हुए दिखेगी वो, पर पानी तो रहता है कम, भाप रहती है ज़्यादा, और वो भाप को जब आप ठंडा कर देंगे तो वो बहुत थोड़े से पानी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा, चलो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप ये पॉइंट पे, बस इतना समझ लो कि स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव जो मॉइस्ट हीट मेथड है वो क्यों करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस का से ज़्यादा का टेम्परेचर रहता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत इजीली इससे किल कर सकते हैं। ये क्या करता है? बैक्टीरिया के प्रोटीन को कोगुलेट करता है, यानी पका देता है, जो कि क्या हो? पोरस फॉर्म में रहो, जिसमें बहुत ज़्यादा छेद है, ऐसे बैक्टीरिया को बहुत जल्दी पे पका के मार देता है, ठीक है। द लार्ज रिडक्शन इन वॉल्यूम सक्स इन मोर स्टीम, जो लार्ज वॉल्यूम होता है बेटा, द लार्ज रिडक्शन इन वॉल्यूम सक्स इन मोर स्टीम टू द सेम साइट एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द आर्टिकल इज रेज्ड टू दैट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं बेटा ऑटोक्लेव के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, जो कि मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम बनती है, इतनी स्टीम बनती है कि बैक्टीरिया के प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है ना। और क्या होता है? द लार्ज रिडक्शन इन वॉल्यूम सक्स इन मोर स्टीम, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा वाटर का उतनी ज़्यादा स्टीम बनेगी, सक्स इन मोर स्टीम टू द सेम साइट एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ आर्टिकल इज रेज्ड टू द रेट ऑफ स्टीम। The condensed water produces moist conditions for killing the microbes present. जो कंडेंस्ड वाटर है बेटा, जो अंडर वाटर स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस मॉइस्ट कंडीशन, ऐसी नमी पैदा करेगा, और वो नमी और वैसी हीट क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। चलिए ये प्रिंसिपल बहुत समझ लिया अपन ने। ये देखो ऑटोक्लेव इस तरीके से दिखता है, नजर आता है ना। ऑटोक्लेव मतलब बहुत सारी तरीके से, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है बहुत सारे तरीके से उसको बनाती है। इस तरीके से भी दिखता है ऑटोक्लेव, कुकर के जैसा एक लंबा तरीके से भी दिखता है ना।
वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी तरीके का इसका शेप होता है। तो ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, देखो स्टेरलाइज कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का। नीचे वाले डायग्राम को देखो, अंदर कंडीशन क्या है, देखो लिड लॉक कर दिया है इनने, लॉक है ना, लिड लॉक कर दिया है। अंदर बन रहा है स्टीम, वाटर है, वाटर अंदर पानी गर्म हो रहा है और अंदर बनेगी स्टीम। स्टीम बन के क्या हो रहा है बेटा, अंदर इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है कि जो भी इक्विपमेंट है अंदर वो क्या हो रहे हैं, स्टेरिलाइज्ड हो जा रहे हैं स्टीम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। स्टेरिलाइजेशन की कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होती है स्टेरिलाइजेशन, मतलब किस तरीके से किया जाता है। देखो पहले तो सबसे पहले रखा जाता है इसको टेम्परेचर पे 121 डिग्री सेल्सियस पे, 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। हम क्या देख रहे हैं, अबाव 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर देख रहे हैं, और अबाव 100 डिग्री सेल्सियस में 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। टेम्परेचर का जो चैम्बर का जो प्रेशर रहता है वो रहता है बेटा 15 LBS पर स्क्वायर इंच के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर रहता है, और जो होल्डिंग टाइम रहता है अंदर 15 मिनट्स के लिए हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव करने के समय। 15 या 20 जो जो जिस स्टैंडर्ड से करना चाहे, और कुछ जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो है 15 to 20 मिनट्स के लिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे करते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना। दिस कंडीशंस आर जनरली यूज्ड, हाउएवर स्टेरिलाइजेशन कैन आल्सो बी डन एट हायर टेम्परेचर। और 15 मिनट के लिए अगर करें तो 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको करेंगे, और अदर टेम्परेचर पे करेंगे तो अदर टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए हमको रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमको करना है 126 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्परेचर पे स्टेरिलाइजेशन करना है, और इसका LBS का प्रेशर रहेगा 20 LBS स्क्वायर पर इंच के अकॉर्डिंग, और इसको हम करेंगे 10 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज, यानी कि 10 मिनट के लिए हम रखेंगे 126 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हम इसको रखेंगे और 3 मिनट के लिए रखेंगे इसको, कितनी देर के लिए, 133 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं 133 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखेंगे 3 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए रखेंगे हम इसको 126 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरीके से क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा पहले हमने इसको, फिर उसके बाद 126 पे भी रखा, और 133 डिग्री सेल्सियस पे भी, यानी इतने टेम्परेचर पे भी हमने इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए टेम्परेचर रखा। तो ये टेम्परेचर याद रखना। यूजेस, इसकी यूजेस क्या है स्टेरिलाइजेशन के, टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गाउन्स, ड्रेसिंग, ग्लव्स एटसेट्रा। क्या क्या स्टेरिलाइज करते हैं, कल्चर मीडिया को करते हैं, रबर ट्यूब्स को, मतलब बहुत जो चीज़ आपको स्टेरिलाइज करना है हम इसमें कर सकते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मटेरियल विच कैन नॉट विदस्टैंड द हायर टेम्परेचर हॉट एयर ओवन। ऐसी चीज़ों को हम स्टेरिलाइज करते हैं इसमें जो कि हम हॉट एयर ओवन के द्वारा, अगर हम उसको स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ों को, तो हम इसके द्वारा मॉइस्ट हीट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको स्टेरिलाइज करते हैं। हॉट एयर ओवन क्या है, ड्राई हीट है, और ये क्या है, ऑटोक्लेविंग क्या है, मॉइस्ट हीट है। तो मॉइस्ट हीट के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट को नुकसान करे, डैमेज पहुँचाए। फॉर ऑल ग्लास सिरिंजेस हॉट एयर ओवन इज़ अ बेटर स्टेरिलाइजेशन मेथड। और जो ग्लास सिरिंजेस वगैरह अगर कुछ स्टेरिलाइज करना है तो हॉट एयर ओवन क्या है, एक बेटर मेथड है ग्लास सिरिंजेस को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो हमने क्या समझा इस वीडियो में, हमने देखा ऑटोक्लेविंग के बारे में, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल के बारे में समझा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसके डायग्राम्स हमने देखे कि क्या क्या डायग्राम किस तरीके से दिखता है, उसके साथ साथ इसकी क्या क्या कंडीशन है स्टेरिलाइजेशन करने की, कितने कितने टेम्परेचर पे कितनी कितनी देरी के लिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, पर्पस और इसका एप्लीकेशन देखा हमने कि क्या पर्पस है, क्या एप्लीकेशन है स्टेरिलाइजेशन का। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑटोक्लेविंग वाली वीडियो में इसको हमने समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टेरिलाइजेशन के हमारे और भी वीडियोज़ हैं जो कि हमको फिल्टर्स भी होते हैं यूज़, फिल्टर्स के बारे में मुझे आपको बताना है, और फिल्टर्स के साथ साथ डिसइंफेक्शन के लिए क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो सारे वीडियोस भी हम स्टेरिलाइजेशन वाले टॉपिक में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना कि सर हमको समझ में नहीं आया है। समय रहा तो बिल्कुल आपको कमेंट में ही लिखते हुए आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।